Morning student, I am Shweta Dubey, Assistant Professor, the Graduate School College for Women, and today is my topic वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड, वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र 1854 चार्ल्स वुड ने सन 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पुनः नवीकरण आज्ञा पत्र के तहत भारतीय शिक्षा की रूपरेखा की पुनः समीक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। यह सर्वप्रथम प्रयास था जबकि कंपनी को प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा के सभी पक्षों की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की थी। इस घोषणा पत्र के प्रकाशित होने के बाद भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के स्वरूप को एक राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई। इस अभिप्राय में वुड के घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1853 के वर्ष को आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास की किशोरावस्था की संज्ञा प्रदान की जा सकती है, क्योंकि इस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के नवीकरण रिन्यूअल के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में कंपनी द्वारा किए गए शिक्षा प्रयासों को और अधिक व्यापक बनाने पर जोर दिया। यद्यपि इसमें भी उनके साम्राज्यवादी स्वार्थ की पूर्ति ही अधिक थी, किंतु इसने शिक्षा के चहुमुखी आयाम में सुधार हेतु पर्याप्त प्रयासों पर बल दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के इन सुझावों की पूर्ति हेतु कंपनी ने अपने एक सुयोग्य अधिकारी चार्ल्स वुड को भारतीयों की शिक्षा हेतु एक नीति निर्देश तैयार करने को कहा। चार्ल्स वुड के प्रयासों का ही यह परिणाम था कि 1854 में वुड का घोषणा पत्र बनकर तैयार हो गया। वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख उद्देश्य जो उसने अपनी प्रस्तावना में लिखे वे इस प्रकार थे। भारतीयों को अंग्रेजी ज्ञान के वरदान एवं रोशनी से उन्नत बनाना, भारतीयों में शिक्षा द्वारा उचित बौद्धिक क्षमताएं ही नहीं बल्कि उनके नैतिक मूल्यों को भी उच्च बनाना, ताकि वे अधिक विश्वासी सिद्ध हो सकें। थर्ड पॉइंट, भारतीयों में कंपनी के कार्यालयों कारखानों में कार्य करने की निपुणताएं विकसित करना, ताकि वे रोजगार, श्रम तथा पूंजी आदि शब्द से परिचित हो सकें, ताकि श्रमिकों की उचित आपूर्ति जारी रखी जा सके। भारतीय साहित्य को पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान से सुसज्जित करना, भारत में परिमार्जित कलाओं, विज्ञान, दर्शन, यूरोपियन साहित्य का संचार करना प्रणाली को लागू रखना चाहते थे, जो कि इस देश के सफलतापूर्वक संपादित की गई है। इस प्रकार इसमें हम स्थानीय संसाधनों की सहायता की भी कामना कर सकते हैं। इससे शिक्षा के प्रसार में तीव्र गति लाई जा सकती है, जो कि मात्र सरकारी धन के व्यय से संभव प्रतीत नहीं होती है। वुड ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी सहायता प्रदान करने हेतु कुछ नीति निर्देशक नियमों की संस्तुति की। वुड ने तत्कालिक भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के बाद भावी शिक्षा नीति संबंधी व्यापक विचार प्रस्तुत किए थे। इन विचारों को यहाँ पर हम बता रहे हैं। पहला पॉइंट है शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषाएं। पहला पॉइंट है शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाएं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। घोषणा पत्र में अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु माध्यम के रूप में स्वीकारा गया। घोषणा पत्र में व्यक्त किया गया है कि यूरोपियन ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा तथा अन्य परिस्थितियों में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के रूप में साथ साथ देखने की आशा व्यक्त की, मतलब अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही के माध्यम से शिक्षा देने की बात की। सहायता अनुदान प्रणाली, सरकारी संस्थाओं का स्थानीय निकायों का क्रमिक रूप में से स्थानांतरण, ग्रांट इन एड सिस्टम, ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। वुड ने अपनी घोषणा पत्र में सरकारी सहायता प्रदान करने हेतु कुछ नीति निर्देशक नियमों की संस्तुति की थी। पहला है सरकारी अनुदान प्रदान, मतलब जो सरकार से जिनको ग्रांट मिलता है प्रदान करने का आधार प्रदान करने हेतु कुछ नीति निरपेक्ष लौकिक शिक्षा की सुव्यवस्था का होना। मतलब वर्ल्डली जो जीवन यापन के लिए जो शिक्षा है
उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए ग्रांट देने की बात कही गई। उक्त विद्यालय का स्थानीय सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा प्रबंधन और उक्त विद्यालयों में छात्रों से अल्प शुल्क की व्यवस्था होना। फोर्थ है प्रदत्त सरकारी अनुदान संबंधी नीतियों का अनुपालन तथा सरकार कर्मचारियों द्वारा उपलब्धियों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने की सुविधा। और इसके साथ ही विद्यालयों में पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, खेलकूद, व्यायाम सामग्री, छात्रवृत्ति आदि अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान किए जाएंगे। इस अनुदान प्रणाली के फलस्वरूप हम व्यक्तिगत प्रबंधन को बल प्रदान करना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे सरकारी संस्थाओं को भी इन स्थानीय प्रबंध कमेटियों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा या आदर्श संस्था के रूप में उन्हें जीवित रखा जाएगा। जैसे आजकल ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसी तरह। नेक्स्ट है सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था। मतलब कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पे जो धर्म ग्रंथ से संबंधित पुस्तकालय रखे जाएंगे और छात्र अवकाश के उपरांत अपनी जिज्ञासा के लिए वहाँ पे शांत वातावरण में पढ़ सकते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में वुड के घोषणा पत्र में कहा गया कि इंग्लैंड की तरह यहाँ भी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज खोले जाएं, छात्रवृत्ति दी जाए, उसमें चांसलर और वाइस चांसलर और मेंबर ऑफ एजुकेटिव काउंसिल होगा और सीनेट का निर्माण किया जाएगा। विश्वविद्यालय में नियम बनाए जाएंगे इसके प्रबंधन हेतु। जन शिक्षा के प्रसार हेतु उन्होंने कहा कि जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी मैकाले की, वह जन शिक्षा के प्रसार में बहुत आघात उसने पहुंचाया है। अतः वुड ने की संस्तुति में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक धन लगाकर प्रत्येक जिले में इसकी उचित व्यवस्था करने की बात कही गई। देशी जो विद्यालय हैं वहाँ जो निर्धन छात्र हैं उन्हें छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था करने की बात कही गई और इनके अनुसार प्रत्येक जिले में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, जिसका सर्वोच्च अधिकार जन शिक्षा डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन हो और सहायता प्रदान करने के लिए उप शिक्षा डायरेक्टर, इंस्पेक्टर भी नियुक्त किए जाएं, सहायक इंस्पेक्टर भी नियुक्त किए जाएं। और वुड महोदय ने क्रमबद्ध शिक्षा पद्धति, ग्रेडेड सिस्टम, स्कूल सिस्टम, वोकेशनल एजुकेशन, रोजगार परक शिक्षा पर भी विचार व्यक्त किए। वुड के घोषणा पत्र का हम मूल्यांकन करें तो हमने देखा है कि उनका बहुत अनूठा प्रयास रहा शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ उसके गुण और दोष हैं, मूल्यांकन के आधार पर उसको हम डिस्कस करते हैं। वुड के घोषणा पत्र के गुण थे कि घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा की प्रारंभिक आधारशिला को पर्याप्त मजबूती प्रदान की थी, इसलिए इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र का वर्णन करें, तो आपको वुड डिस्पैच का ही वर्णन करना है। नेक्स्ट है घोषणा पत्र के भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को सुनिश्चित करके उसकी दिशा निर्धारित की। फिर है घोषणा पत्र ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलने वाले अनुदान का प्रयोग किया। घोषणा पत्र में सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा तथा जन प्रसार शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा की संगठनात्मक रूपरेखा प्रस्तुत की तथा इंग्लैंड के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। 5वां पॉइंट है प्राच्य विद्या, साहित्य के मुद्रण मतलब प्रिंटिंग, जो हमारे लिटरेचर्स हैं, प्रकाशन एवं पठन पाठन हेतु छात्रवृत्तियों तथा अन्य प्रोत्साहन धनराशियों की व्यवस्था की गई। घोषणा पत्र में योग्य, प्रशिक्षित तथा उत्तम तथा सुविधाओं से सुसज्जित शिक्षकों हेतु नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की पर जोर दिया गया। घोषणा पत्र में सरकारी नीतियों के पालन करने वाली सभी विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान राशि की व्यवस्था की। घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को सीधे अंग्रेजी की नौकरी से जोड़ दिया गया, जिससे शिक्षा से आजीविका कमाने का महत्व तथा प्रतिस्पर्धी जो शिक्षा है प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिला। कुछ दोष भी हैं। मूल्यांकन के आधार पे देखा गया कि घोषणा पत्र का सर्वोच्च दोष यह है कि शिक्षा का क्षेत्र सरकार में नौकरशाही के आधिपत्य में चला गया। अतः प्राचीन भारत की जो स्वतंत्र शिक्षा पद्धति थी, अंतिम एवं सबसे गंभीर रूप से उसे आघात हुआ। घोषणा पत्र ने
उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी का माध्यम बनाकर उसे जन प्रचलित स्वरूप प्रदान करने से रोक दिया। सिर्फ अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया। घोषणा पत्र ने यद्यपि प्राच्य साहित्य संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने की संस्तुति जरूर की गई, रिकमेंडेशन जरूर किया गया, परंतु अंग्रेजी शिक्षा की व्यापक प्रगति के नीचे वह स्वयं ही दम तोड़ रही थी। घोषणा पत्र ने निरपेक्ष संस्कृति की शुरुआत कर शिक्षा में भारतीय धार्मिक जो और आध्यात्मिक मान्यताएं थीं उन पर तीव्र आघात पहुंचाया। घोषणा पत्र ने शिक्षा के बृहद स्वरूप को अंग्रेजी साम्राज्य में नौकरी प्राप्त करने की संकीर्ण मानसिकता से जोड़कर रोजगार परक शिक्षा संस्कृति को जन्म दे दिया। घोषणा पत्र की जीविकोपार्जन हेतु शिक्षा की नीति ने प्राच्य विद्यालयों को स्वतः ही मृत प्राय बना दिया। घोषणा पत्र ने भारतीयता का विनाश करके विदेशीकरण का बिगुल बजाया। घोषणा पत्र ने शिक्षा के क्रियान्वित हेतु प्रत्येक पद पर इंग्लैंड के स्कूलों कॉलेजों को अपना आदर्श बना लिया। घोषणा पत्र ने यद्यपि निष्पक्षता का प्रभाव प्रकट किया, किंतु मिशनरी विद्यालयों के संदर्भ में उसका नियम स्थिर हो गया। सहायता अनुदान की शर्तें प्रायः अंग्रेजी विद्यालयों के लिए अनुकूल बनाई गई तथा वे ही इसकी जो फ़ायदा था उसको वो उठा सकते थे। शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम द्वारा छात्रों पर लाद कर अनेक सरल एवं छोटे मार्ग अपनाए गए। इनके फलस्वरूप शिक्षा में सरल टिकाऊ जो कुंजियाँ की बाढ़ आ गई। इन्होंने शिक्षा को सफलता का साधन बना दिया। अब छात्र कम परिश्रम करने लगे। शिक्षा को लिखित परीक्षा से जोड़कर इसमें अनेक प्रकार की बुराइयों का प्रवेश करवा दिया। उक्त समस्त परिस्थितियों ने अंग्रेजी शिक्षा की जड़ों को तीव्र गति से सींचा। अब शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तथा नौकरी पाने की लालच से ही की जाने लगी। आज हमने वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, आज हमने उसका अध्ययन किया और मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।